गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने कल अपना जैव प्रक्रम चैप्टर स्टार्ट किया था और आपको पोषण के बारे में बताया था। जो हमारा फर्स्ट जो जैव प्रक्रम है पोषण पोषण के अंदर हमने क्या देखा था कि जो हम खाना खाते हैं, किस टाइप से हम खाना खाते हैं, उसका अंदर लेने का तरीका और उसका पाचन होने का तरीका और किस प्रकार वो अवशोषित होता है और हमारी कोशिकाओं में जाता है। तो आज जो हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे वो हमारा दूसरा जैव प्रक्रम है श्वसन। श्वसन होता है सांस लेना, ऑक्सीजन का लेना। लेकिन ये तो हो गया सांस लेना। अब श्वसन क्या होता है? कोशिकाओं में उस ऑक्सीजन का क्या होता है, वो ऊर्जा और का कैसे निर्माण होता है। तो श्वसन को हम कह सकते हैं कि पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई जो खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है। अब आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमने खाना खाया तो अल्टीमेटली जो भोजन होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो यहाँ पर कार्बन के कितने अणु? 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। जो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ये आपका कन्वर्ट होता है 3 कार्बन में, और जिसका नाम है पायरूवेट। ये जो ग्लूकोज होता है इसका विखंडन होता है हमारे कोशिका द्रव्य में, क्योंकि कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंचा था। अब ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तब ये कन्वर्ट किया जाता है पायरूवेट के अंदर। ठीक है। जो ये पायरूवेट होता है कोशिका द्रव्य में कन्वर्ट, तो अब यहाँ पे है 6 कार्बन ना, 6। तो 2 3 अणु कार्बन के पायरूवेट में निकलेंगे। पायरूवेट साथ में ऊर्जा निकलेगी। इसके 3 तरीके से इसका अपघटन हो सकता है। पहला, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो। दूसरा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। और तीसरा, जब ऑक्सीजन का अभाव हो। अभाव यानी कि ऑक्सीजन थोड़ी सी कम मात्रा में हो। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो पायरूवेट कन्वर्ट होता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ऊर्जा का निकासी होती है। ये प्रोसेस कहाँ पे होते हैं? ईस्ट के अंदर होते हैं, और वो प्रोसेस कहलाता है किण्वन। दूसरा होता है ऑक्सीजन का अभाव। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब पायरूवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक अम्ल में और ऊर्जा में, जैसे कि हमारी मांसपेशियों में होता है। जब हम कभी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज करने से हमारा सांस फूल जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस दौरान जो हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है वो पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन पायरूवेट से वो ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो कन्वर्ट हो पाता है लैक्टिक अम्ल में। और जब वापस हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है तब ये पायरूवेट पूरी अपनी ऊर्जा का निकासी करता है। और तीसरी कंडीशन आती है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तब पायरूवेट कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। ये प्रोसेसेस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब क्या हुआ कि श्वसन का जो श्वसन 2 जगह पे होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य में, जहाँ पे ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन एंटर करती है और ग्लूकोज को विखंडित कर देती है पायरूवेट के अंदर। 2 मॉलिक्यूल्स पायरूवेट के बन जाते हैं, 3 कार्बन 3 कार्बन। अब ये पायरूवेट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, वहाँ पे उसे फिर से ऑक्सीजन मिलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो नहीं जा पाता है, इसका मतलब अगर ऑक्सीजन का अभाव होता है तब वो लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। और मानव के अतिरिक्त ईस्ट के अंदर भी जो श्वसन होता है वहाँ पर वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब श्वसन को हम 2 चीज़ों में बांट सकते हैं, 2, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। जैसा कि नाम बता रहा है, वायवीय श्वसन यानी कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन हो जाता है। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन होने को उपचयन कहते हैं ना। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं की थी हम लोगों ने। तो ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन हो जाता है, यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ पूर्णतः रिएक्ट कर जाता है, पूरी तरीके से अभिक्रिया कर जाता है और पूर्ण अपचयन हो जाता है। और क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल,
कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। जो वायवीय श्वसन होता है वो दो जगह होता है, एक कोशिका द्रव्य में और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो अवायवीय श्वसन होता है वो सिर्फ आपका कोशिका द्रव्य में होता है। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा देता है। कितने मॉलिक्यूल्स देता है? 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देता है। और अवायवीय श्वसन सिर्फ 2 एटीपी देता है। वायवीय श्वसन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? मानव में। और अवायवीय श्वसन हमें कहाँ देखने को मिलता है? ईस्ट में। ठीक है, तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के डिफरेंसेस आप लोग नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। ऊर्जा के डिफरेंस में भी आ सकता है कि कैसे ज़्यादा होता है, स्टेप्स में आ सकता है कि वायवीय श्वसन कहाँ पे क्रियाएं होती हैं, अवायवीय श्वसन की क्रियाएं कहाँ पर होती हैं, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज उपचयन करके क्या क्या बनाता है, अवायवीय श्वसन में क्या बनता है। तो ये आप पोर्शन अपना कर लेंगे। अब जब हम बात करते हैं कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन को लेना, तो जो हम स्थल पर जीव रहते हैं वो तो कहाँ से लेंगे, कहाँ पे लेते हैं हम ऑक्सीजन? बताइए कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल द्वारा ले लेते हैं। लेकिन कुछ जीव जो होते हैं वो हमारे कहाँ पे होते हैं? समुद्र में होते हैं। तो वो कहाँ से लेते हैं? वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मानव श्वसन तंत्र दिखा रखा है। मानव श्वसन तंत्र आपने एक डायग्राम कल भी किया था, अपनी कल की क्लास में किया था, पाचन तंत्र किया था। मानव पाचन तंत्र आपका मुख गुहिका से स्टार्ट होकर के गुदा द्वार तक हुआ था, और ये आपका नासा द्वार से स्टार्ट होकर के कुपिका तक होगा। तो आप सभी को पता है कि हम जो सांस लेते हैं नाक के द्वारा लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे नासा द्वार होते हैं। थोड़ा बहुत हम मुंह से भी सांस ले लेते हैं, मुँह गुहा में होते हैं। ये दोनों ही एक पैसेज में खुलते हैं जिसे हम श्वास नली कहते हैं। फिर ये आगे जाके ग्रसनी और कंठ में अलग अलग हो जाती है। तो कंठ से होती हुई वो कहाँ पर जाती है? हमारे दोनों फेफड़ों में जाएगी। फेफड़ों में क्या होती हैं? श्वसनी। दो देखिए, जो श्वास नली थी वो 2 में बट गई, श्वसनी में। ठीक है, एक श्वसनी चली गई एक फेफड़े में, एक श्वसनी चली गई दूसरे फेफड़े में। अब इसकी और ज़्यादा शाखाएं निकल आई, जिसे हमने क्या कहा? श्वसनिका। यानी दोनों श्वसनी की, सीधे हाथ के और उल्टे हाथ के दोनों फेफड़ों पे बहुत सारी श्वसनिका आ गई हैं। अब इन श्वसनिकाओं में छोटी छोटी आपकी कुपिकाएँ हैं। श्वसन निकाय में आप देख रहे हैं कुपिका? हाँ जी, ये गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे। तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, क्षेत्रफल ज़्यादा कर देते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर हम ले सकें। ठीक, तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े बाहर की तरफ आ जाते हैं, फूल जाते हैं, और हमारा डायफ्राम अंदर की तरफ हो जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े अंदर की तरफ पिचक जाते हैं और हमारा डायफ्राम बाहर निकल जाता है। और हमारे डायफ्राम जो होते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रहा होता है, बहुत अच्छा काम होता है, बहुत डेलिकेट्स होते हैं, क्योंकि हमारे फेफड़ों में ही हवा का सीधा आदान प्रदान हो रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एकदम से छोड़ी जा रही हैं। तो सेफ्टी के पर्पज़ से भी जो ये दोनों फेफड़े होते हैं हमारे पसलियों के अंदर सुरक्षित होते हैं। ये आपको फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा रखा है। नासा द्वार से श्वसनिका, श्वसनिका से फुफ्फुस, फुफ्फुस से कुपिका कोश से कहाँ जाकर आ जाती हैं? इन कुपिकाओं के साथ हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिकाएँ हैं, जो छोटी छोटी पतली पतली नसें होती हैं, वो इसके कांटेक्ट में होती हैं, ताकि जैसे ही हमारी गैस बाहर निकले, ऑक्सीजन की गैस आए, तो वो वाहिकाओं के अंदर चली जाती हैं। और सिमिलरली जो कोशिकाओं में, मतलब हमारे शरीर की बाकी कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन हुआ था, ऑक्सीजन निकली थी, कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी, वो भी आकर के यहाँ पे कुपिकाओं के टच में आती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती हैं और ऑक्सीजन को ले लेती हैं। तो जो श्वसन क्रिया होती है 2 होती है। एक बार जब हम अंतः श्वसन करते हैं, श्वसन को अंदर लेते हैं सांस को, और एक उच्छ्वसन करते हैं जब हम उसे बाहर निकालते हैं। दोनों क्रियाओं में क्या क्या आप लोगों में विभिन्नताएं होती हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? कि अंतः श्वसन के दौरान हमारी वक्ष गुहिका फैलती है और हमारी पसलियों से संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती हैं। देखिए, ये आप करके ऑब्जर्व करिए, शाबाश, सांस लीजिए गहरी, तो आप देखेंगे कि हमारी पसलियाँ सिकुड़ रही हैं और हमारे फेफड़े जो गुहा है, जो कैविटी है, वो फैल रही है। वक्ष ऊपर की ओर आते ही बाहर की ओर गति करता है और गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है। हमें दाब कम लगता है
और धीरे धीरे वायु फेफड़ों में भरती चली जाती है। और उच्छ्वसन में क्या होता है, वक्ष गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, पसलियों की जो पेशियां होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं और वक्ष अपने स्थान पे वापस आ जाता है। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु का दाब बढ़ने से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फेफड़ों से बाहर हो जाती है, क्योंकि ये अपने आप होता है। ये विलयन विधि के द्वारा हो रहा है, विसरण विधि के द्वारा हो रहा है, जो हम पढ़ चुके हैं। विसरण विधि में क्या होता है कि पदार्थ के कणों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होना। तो अंतःश्वसन यानी सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना। उच्छ्वसन यानी फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना। अब स्थलीय जीव तो श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन जो जीव जल में रहते हैं वे कहाँ से लेते हैं? वे लेते हैं जल में जो ऑक्सीजन विलय होती है, घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी को जल का फॉर्मूला पता होगा, रासायनिक सूत्र जो है H2O, यानी कि ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट होती है, घुली हुई फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो वो जीव वैसे ही लेते हैं। देखिए फ्लो चार्ट के द्वारा आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, आप इसे ध्यान से, चाहे इस स्लाइड पे पॉज करके ध्यान से कई बार समझिए, आपको आराम से क्लियर कट समझ में आया कि जब ऑक्सीजन वायु आई कुपिकाओं में आई, वहाँ पे किसके टच में थी? रक्तवाहिका में थी। रक्तवाहिका से वो ऑक्सीजन अब रक्तवाहिकाओं में चली जाएगी। रक्तवाहिका में हीमोग्लोबिन होता है, सबको पता है ना, हीमोग्लोबिन होता है। HB हमारा रेड कलर का पिगमेंट होता है, ये ऑक्सीजन को अपने साथ बांध लेता है और बना देता है HBO2, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड। अब ये धमनी के द्वारा ऑक्सीजन को विभिन्न विभिन्न ऊतकों में पहुंचाता है, ठीक है, ऊतकों में पहुंचाता है यानी कोशिकाओं में पहुंचाता है। वहाँ पे जाकर ये ऑक्सीजन क्या करती है? श्वसन क्रिया करती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी निकला था, तो कार्बन डाइऑक्साइड अब ऊतकों में आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों में आने के बाद यह रक्तवाहिकाओं में चली जाती है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब ऑक्सीजन रक्तवाहिकाओं में आई थी तो उनको हीमोग्लोबिन ने बांधा था, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड रक्तवाहिकाओं में आई तो वहाँ पे उसको बांधने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जल में घुल सकती है और हमारे रक्त में भी घुल सकती है, तो वो घुली हुई फॉर्म में ही हमारे रक्त में जाती है और विसरण विधि के द्वारा रक्त वाहिकाओं से कुपिकाओं में उसका विसरण हो जाता है। उसके बाद कुपिका कोश में वो आ गई, कुपिका कोश से फिर वो नासाद्वार में चली जाती है। किस विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है और अंदर हमारे ज़्यादा होती है, इसलिए वो अपने आप उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता यानी कि हमारी कोश कुपिका कोश से बाहर की तरफ वो निकल जाती है और नासाद्वार के मार्ग से बाहर निकल जाती है। तो संवहन, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, इससे रिलेटेड संवहन जा रहा है कि वो चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह तक हमारी चीज़ों को पहुँचा रहा है। तो मनुष्यों में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। और संवहन तंत्र हमारे शरीर में कौन है? जी हाँ, हमारे शरीर में संवहन तंत्र कौन है? रक्त, है ना। तो रक्त जो होता है वो अपनी धमनी, शीरा, रक्त वलसिका ये सब उसका इस्तेमाल करते हुए हमारी बॉडी में एक सामान को दूसरे सामान को पहुंचाते हैं। अब अगर हम रक्त की बात करते हैं कि रक्त किस किस चीज़ों से मिलकर के बना है, तो उसके अंदर कुछ ठोस अवयव भी हैं और कुछ द्रव्य अवयव भी हैं, यानी कि कुछ ठोस पदार्थ भी हैं और कुछ तरल पदार्थ भी हैं। तो ठोस में आते हैं रुधिर कणिकाएं, रुधिर की कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और हमारे द्रव्य अवयव में क्या आता है? प्लाज्मा आता है, जो पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% तो जल होता है और बाकी जो शेष बचा वो जैविक प्लाज्मा। जैविक का नाम यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि ये भी हमारी जीवित ही होती है, ठीक। तो जैविक अवयव होता है यहाँ पे हमारा। और रुधिर कणिकाएं हम जानते हैं कौन कौन सी होती हैं, आपकी बताइए बेटे। यस, लाल रक्त कोशिकाएं जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो कब इस्तेमाल में आती हैं? जब कोई बाहरी जीव, बाहरी तत्व हमारे शरीर के अंदर कोशिश करते हैं वो, और हमारी होती हैं प्लेटलेट्स।
तो लाल रक्त कणिकाओं का काम होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना। हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त को लाल रंग देता है। तो हीमोग्लोबिन वो तत्व है जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। तो लाल रंग ही हमारे खून का क्यों है? हीमोग्लोबिन की वजह से ही है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक है, क्योंकि जब भी कोई जीवाणु कवक बाहर आता है तो उसके बाद वो हमारा क्या करता है, उसके अंदर वो श्वेत रक्त कणिकाएं बढ़ जाती हैं। रक्त प्लेटलेट्स रक्त का धक्का बनाने में सहायक होती हैं। रक्त प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? धक्का बनाने में। जब कभी चोट वोट लग जाती है, हमारा ब्लड फ्लो करता है, फिर आप देखते होंगे ना कुछ टाइम के बाद वो सूख जाता है, जम जाता है, तो वो हमारा क्या बन हो, प्लेटलेट्स के कारण ही ऐसा होता है। और प्लाज्मा में 90% जल होता है। शेष जैविक अवयव प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन होते हैं, और अजैविक तत्व भी होते हैं जो खनिज तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ठोस अवयव हैं और ये हमारे द्रव्य अवयव हैं रक्त के, जिसमें आपसे इन दोनों फ्लो चार्ट से आपको इजीली होगा, इसको आप समझने में आसानी होगी, और आपको इन चीज़ों के एक एक अवयव के जो उपयोग हैं, जो फंक्शंस हैं, वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। यही आगे अब हम देखते हैं इसको। ये डायग्राम आप बना लीजिए साथ ही जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो द्रव्य अवयव में घुल के ही बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो कणिकाएं होती हैं वो तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं। बाकी जो वेस्ट जो टॉक्सिन्स होता है, जब हम दवाइयाँ खाते हैं उसका भी कुछ टॉक्सिक मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब हमारे द्रव्य अवयव में घुल के प्लाज्मा में घुलकर ही बाहर निकलता है। अब देखते हैं हम रक्त वाहिकाएँ। रक्त वाहिका यानी कि वो नलियाँ जो हमारे रक्त, जिसके अंदर रक्त हमारा बहता है, जो रास्ता है। ठीक है, तो वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। जो धमनी होती है वो होती है ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीकृत जो रुधिर होता है हमारा, उसको हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ऑक्सीकृत यानी कि जिसमें ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें एक अपवाद है कि जो फुफ्फुस धमनी होती है वो अनॉक्सीकृत रुधिर को लेके जाती है, और शिराएं विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत रुधिर एकत्र कर कर वापस हृदय में लाती हैं, और इसमें अपवाद है फुफ्फुस शिरा। जो फुफ्फुस शिरा होती है उसके अंदर ऑक्सीकृत ब्लड होता है। जो धमनी की भित्ति मोटी होती है वह अधिक लचीली होती है। मोटी क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसकी सुरक्षा के लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो, है ना बेटा। और जो उसकी जो होती है धमनी की, वो थोड़ी सी पतली होती है। यहाँ पे देखिए हृदय के अनुप्रस्कार देख रखिए आप लोगों को। हृदय देख रहे हैं आप, दायां आलिंद, बायां आलिंद, नीचे की तरफ दायां निल्ले, बायां निल्ले। फुफ्फुस धमनियाँ, फुफ्फुस शिराएँ, महाधमनी जो हार्ट से ब्लड लेके पूरी बॉडी तक पहुँचाती है। ठीक है, और महाशिरा जो सारे शरीर से, पूरी बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अनऑक्सीकृत ब्लड को हृदय के अंदर डालती है। तो पहले ब्लड दायां लिंद में आया, उस दायां लिंद से करता हुआ दायां नीले में, दायां नीले से वो जाता है हमारी, उसको कौन लेके जाती है? फुफ्फुस की धमनी लेके जाती है, और फिर वहाँ पे फेफड़ों तक जाती है। फेफड़ों में वो कन्वर्ट होकर ऑक्सीकृत होकर आता है। फुफ्फुस शिरा से आता है बायां लिंद में, बायां लिंद से बायां नीले में, बायां नीले से वो महाधमनी में जाता है, और महाधमनी उसको बाकी धमनियों में छोड़ देती है, और सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। ओके, आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक
रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। तो जो नीले की पेशियाँ होती हैं वो मोटी होती हैं, क्योंकि उनको जब वो दाब देता है तब वो ब्लड एकदम से पंप करके ऊपर जाता है ना। इसलिए पूरे शरीर में जाना होता है। इसलिए नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्त जितने ज़्यादा उससे पंप करेगा उतने ही तेज़ी से वो हमारा ब्लड फ्लो करेगा। ये देखिए, फर्स्ट स्टेप देखिए, फुफ्फुस फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हुआ था। तो जो फुफ्फुस की जो शिरा थी वे ऑक्सीजनीकृत रुधिर को लेकर के आती है, बाएं आलिंद में छोड़ती है, बाएं नीले में, बाएं नीले से वो जाता है धमनी में। उसके ये फ्लो चार्ट आप देखेंगे क्लियर होता चला जाएगा आपको कि किस प्रकार से काम करते हैं। एक साथ खुलते हैं, ऐसा तो होता नहीं कि वो पूरी बॉडी पहले वेट करेगी कि कब ऑक्सीजन वाला ब्लड ख़त्म होगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला आएगा। तो दोनों ही आलिंदों में ब्लड एकदम से भरा जाता है। दाएं आलिंद के अंदर कैसा आता है, अनऑक्सीकृत ब्लड आता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। कौन लेकर आता है, महाशिरा लेकर आती है। और बाएं आलिंद के अंदर कौन लेकर आता है, फुफ्फुस की शिराएं लेकर आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। दाएं आलिंद से अब वो नीचे की तरफ जाता है, दाएं नीले में जाता है, दाएं नीले में जाता है, दाएं नीले से फिर वो उसको कौन लेके जाता है, फुफ्फुस की धमनी लेके जाती है। फुफ्फुस की धमनी कहाँ लेके जाती है, फेफड़े पे लेके जाती है। और यहाँ से जब बाएं में जो आया था वो बाएं नीले में जाता है, बाएं नीले से दाब लगती है और वो ऊपर की ओर जाता है, जहाँ पे से महाधमनी उसको लेती है और ब्लड कहाँ जाता है, आपका बॉडी के पूरे भागों में जाता है। लसिका एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन वह अल्प मात्रा में प्रोटीन्स और का लसिका वहन करता है। हृदय में उपस्थित वॉल्व्स जो होती हैं वो रुधिर के प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकने में सुनिश्चित करते हैं। ये जो वॉल्व्स होती हैं ढक्कन टाइप्स के होते हैं, ये ब्लड को उल्टा चलने में कि जैसे बहने में रोकती हैं। मतलब कि कभी ब्लड जगह आपके आलिंद से नीले में आया है तो वापस नीले से आलिंद में ना जा पाए, इसलिए ये बंद हो जाती हैं। एकदम से खुलती हैं और एकदम से बंद होती हैं। जो आपकी हार्ट का साउंड होता है धक धक, वो इसी की वजह से होता है, वॉल्व्स का खुलना और वॉल्व्स का बंद होना। यही जो साउंड होता है इसी से हार्ट बीट हमारी काउंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि यही परिवहन पादपों में कैसे होता है। पादपों में जो परिवहन होता है उसमें तो ब्लड नहीं होता है, तो उसमें दो टाइप के टिश्यू होते हैं, दो ऊतक होते हैं। एक होता है जाइलम, एक होता है हमारा फ्लोएम। जाइलम का मेन संवहन होता है जड़ों से पानी को अवशोषित करके पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाना। और फ्लोएम का काम होता है जो भोजन सामग्री बनाती हैं पत्तियां, उनको लेना और ऊपर भी पहुंचाना, पौधे के ऊपरी भाग में भी और पौधे के निचली भाग में भी, क्योंकि ऊर्जा का काम तो नीचे जड़ों तक का भी है, तो वो वहाँ तक भी उसे पहुँचाता है। और जाइलम फ्लोएम में बेटे बहुत मोस्टली डिफरेंसेस आते हैं पूछने के लिए, तो ये भी हम करेंगे। आगे देखते हैं अब हम इसमें हृदय का डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो फ्लो चार्ट, इसको हम दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं, क्योंकि ब्लड 2 बार हृदय में आता है। दोहरा परिसंचरण, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप इसे ज़रूर करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स में मैं आपको दूंगी आगे के लिए। अब देखिए वो क्या करता है, जाइलम जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलय खनिज लवणों को ऊपरी मुखी गति में सहायक करता है, और पौधों में ताप का भी काम करता है ना जाइलम। और प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरीमुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। स्थानांतरण क्योंकि हमें ऊपर की तरफ भी करना है और नीचे की तरफ भी करना है, तो उसे कहते हैं अधोमुखी। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा का परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। और ये काम कौन करता है, फ्लोएम करता है, और जल का कौन करता है, जाइलम करता है।
तो जल का काम है, जाइलम का काम है कि पौधे के ऊपरी भाग तक जल को पहुंचाना, और इससे पौधे के में टेम्परेचर को भी वो नियमन में हेल्प करता है, मतलब उस पौधे के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने में वो हेल्पफुल होता है। अदरवाइज़ ऊपर का जो पार्ट होता है प्लांट का, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा अगर उसमें पानी नहीं आएगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है। और जो हमारा भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण होता है वो हमारे फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है। तो इसमें बस एक है डिफरेंस आएगा कि जो जाइलम जो करता है काम, उसका मोस्टली ऊपरीमुखी गति में सहायक होता है।